गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागो पाँव बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में हमारे शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एकलव्य तो हम चाहेंगे कि तैयार हो, लेकिन उसका अंगूठा न कटे। कि समाज को बनाने का काम नेता करता है, व्यापारी करता है, सैनिक करता है, किसान करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम शिक्षक करता है। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल मानते हैं किसी राष्ट्र के निर्माण में। किसी भी कॉलेज की आत्मा क्लासरूम में नहीं होती, वो लाइब्रेरी में होती है। शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। इस सभागार में स्वागत है। अब हमारे बीच उपस्थित है आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार सर, जो कि एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। आप सभी प्लीज़ उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सबसे पहले मैं आपको आज के जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जी, उनका एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। संक्षिप्त परिचय मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, सर संक्षिप्त ही बोला इसीलिए मैंने संक्षिप्त बोला, क्योंकि अगर सर का परिचय देने चलेंगे तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो सर की जो अध्ययन की यात्रा है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही अपना एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जेएनयू से एमफिल किया और साथ ही साथ में सर ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया। सर एक प्रख्यात समाजशास्त्री होने के साथ ही साथ एक अच्छे राजनीतिक चिंतक भी हैं और समय समय पर, क्योंकि समाजशास्त्री विचारधारा से ही ओतप्रोत नहीं है सर, क्योंकि उनका विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी भी रही है। अगर हमें ये जानना है, अगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी अगर आपको ये जानना है कि समाज में इस समय चल क्या रहा है, तो आप सर के लेक्चर को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी समाज में चल क्या रहा है और आपको किस विषय की तरफ ध्यान देना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का विषय रखा गया कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्योंकि आज न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं और शिक्षा होनी कैसी चाहिए और उस शिक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका है, छात्र की क्या भूमिका है और हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, इन सभी बातों को समाहित करते हुए सर अपना व्याख्यान रखेंगे। और व्याख्यान से ज़्यादा वो चाहेंगे कि आप लोगों से उनका इंटरेक्शन हो, क्योंकि कोई भी व्याख्यान तभी सफल होता है और उसका लाभ तभी मिलता है जब इंटरेक्शन होता है। तो ये था सर का संक्षिप्त परिचय और आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मंचासीन अतिथि से और अपने कॉलेज के मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगी कि वो सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं अपने कॉलेज के मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर से ये आग्रह करूंगी कि वो हमारे अतिथि का स्वागत मोमेंटो, बुके और शॉल देकर के करें। स्वागत के इस क्रम में मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगी कि वो हमारे मैनेजर सर का स्वागत बुके और माल्यार्पण करके करें।
मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर राहुल सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे प्रिंसिपल सर को पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मैनेजर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के विषय की स्थापना करें। हमारे बीच प्रख्यात समाजशास्त्री, सेंटर फॉर द स्टडी एंड सोशल साइंस जेएनयू के प्रोफेसर अनंत कुमार जी, हमारे प्राचार्य डॉक्टर सतगोपाल जी, डीवी पीजी कॉलेज के सम्मानित हमारे अध्यापकगण, डीवी इंटर कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब और सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आज का विषय राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन दुख की स्थिति यह है कि आज के तारीख में बाजारीकरण का जो दौर चला है, शिक्षा पूर्ण रूप से व्यावसायिक हो गई है। नैतिकता और एक मानव समाज की स्थापना कैसे हो, ये गौड़ हो गया है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। हम रोज़गार की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन मानवीय जो मूल्य है उसका ह्रास हो रहा है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री आनंद भैया, चूँकि हमारे गार्जियन भी हैं और पारिवारिक रिश्ता है, तो उनके बारे में हम क्या बताएं। ये विषय ऐसा है कि मैं उनसे आग्रह करूंगा, खुद ही बताएंगे। और मेरा एक अनुरोध रहेगा कि शिक्षा का जो है एकलव्य तो हम चाहेंगे कि तैयार हो, लेकिन उसका अंगूठा न कटे। शैक्षिक समुदाय जो हमारे साथ है लोग, किस तरह से एक स्थापना किया जाए जिसमें मानवीय मूल्य हो, नैतिकता भी हो, राष्ट्रीयता भी हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, तो हम समझते हैं कि इस राष्ट्र निर्माण में एक हम सब की एक सामूहिक सहभागिता होगी। बस इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच में दूरी को समाप्त करते हुए प्रोफेसर आनंद सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और आज के विषय में अपनी बातों को रखें। सम्मानित प्रिंसिपल सत्यगोपाल जी, हमारे 2 पीढ़ियों के मित्र और आपके प्रबंधक और मंत्री अजीत जी, इस आयोजन की संचालिका नेहा जी, डीएवी कॉलेज परिवार का विद्वत समाज और विद्यार्थी मित्रों, मेरा इस कॉलेज से जब ये इंटर कॉलेज था तब से संबंध है। और उस समय के जो हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे, आज के आपके सेक्रेटरी के पिताजी प्रसिद्धि बाबू, तब के बहुत समर्पित शिक्षाविद प्रधानाचार्य सुधाकर पांडे जी, और ढेर सारे लोगों की स्मृतियां इस समय जागृत हो रही हैं। मैं यहाँ बीएचयू के विद्यार्थी के रूप में आया करता था और तब के इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ हमारा संवाद होता था। हम लोग आंदोलन के लोग थे, भाषा का सवाल बहुत जटिल था और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जो काम अधूरा रह गया राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको पूरा करो। और उसमें डीएवी इंटर कॉलेज में हम लोगों को बराबर सहानुभूति, मार्गदर्शन और सहयोग मिलता था। तब के हमारे समय के कई विद्यार्थी नेता आज राष्ट्रीय नेतृत्व की अगली कतार में हैं। ऐसे ही ये विद्यालय शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था और तब के कई विद्यार्थी आज अच्छे पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं, प्रशासक हैं। इसलिए जब मुझे निमंत्रण मिला अजीत जी का, तो ये सरोकार तो था ही कि किस बारे में चर्चा की जाए। समाजशास्त्रियों के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि समाज को परंपरा और परिवर्तन के संबंधों के बारे में बताएं। क्या है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन तीनों सवालों का व्यवस्थित विश्लेषण करना समाजशास्त्रियों की, अन्य समाज वैज्ञानिकों की भी, राजनीति शास्त्रियों की, मनोवैज्ञानिकों की, अर्थशास्त्रियों की, दर्शन शास्त्र के लोगों की जिम्मेदारी रहती है।
लेकिन समाजशास्त्रियों के सामने इधर पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर पर पिछले 30 बरस से एक नई समस्या है जिसको हम लोगों ने कहा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप एक पुरानी प्रक्रिया पर दबाव बढ़ा है और वो पुरानी प्रक्रिया है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्र की अवधारणा अपने आप में बहुत विवादास्पद हो गई है। राष्ट्र का आधार क्या है? इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति है, भाषा है, धर्म है, जाति है, सब है, लेकिन इसमें से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अलग अलग देशों का अलग अलग इतिहास है। तो हमको ये लगा कि हम आज आपके सामने अगले 25 से 30 मिनट में 4 प्रश्नों को उठाएं और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने सरोकार, अपने प्रश्न, अपनी टिप्पणी रखें, क्योंकि मैं इसी लालच से आया हूँ। वैसे तो हम लोग जिस उम्र में हैं, 75 साल की उम्र में, ज़्यादा लोग हम लोगों से सुनना चाहते हैं, हम लोगों को चुनौती देना नहीं चाहते। कहते हैं बुढ़ऊ से के झंझट करे, भाई प्रोफेसर रहूँन, बनारस का पढ़ा लहूँ, दिल्ली का पढ़ा लहूँ, अमेरिका का भी पढ़ लहूँ, इनसे झगड़ा करे से कोनो फ़ायदा नहीं हो, नहीं सुधरियन ना हम सुधरब। लेकिन आपके यहाँ आने का लालच यही था कि यहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ हैं। हमारी पीढ़ी है, बीच की पीढ़ी है और विद्यार्थी हैं। तो आपसे जो जिज्ञासा मिलेगी, प्रश्न मिलेंगे, वो हमारे अपने सोच को भी बदलने में, सुधारने में, बेहतर बनाने में योगदान करेंगे। और जिस तरह का आज का आपका प्रवेश प्रबंधन हो गया, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा होती है, इसलिए खाली बनारस के बच्चे यहाँ नहीं हैं और भी लड़के लड़कियाँ हैं। तो मैं आपसे यही आशा करके अपने 4 प्रश्न आपके सामने रखता हूँ और फिर आपकी बातचीत के जरिए अपने को समृद्ध करूँगा। पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र में और धर्म में क्या फ़र्क है? राष्ट्र और जाति एक ही चीज़ होती है? राष्ट्र और भूगोल का क्या रिश्ता है? फिर अगर ये साफ हो जाएगा राष्ट्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं? क्योंकि राष्ट्र निर्माण का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्र का बिखराव भी हो सकता है। एक तरफ बनाना है तो दूसरी तरफ बिगाड़ना भी। कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ राष्ट्र निर्माण की बजाय राष्ट्र का बिखराव हुआ। एक देश था, इतिहास ने बनाया, भूगोल ने बनाया, राजनीति ने बनाया, देखते देखते वो देश बिखर गया। एक बड़ा उदाहरण सोवियत संघ का है। 12 राष्ट्र उसमें से पैदा हो गए, 4 इस्लामिक, 4 बौद्ध और 4 ईसाई। जबकि 70 साल तक हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, हम जब पढ़ते थे तब भी कहता है सोवियत संघ एक महादेश है और सोवियत संघ में इतने तमाम तरह के लोग, इतनी भाषाओं के लोग, इतने धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। सोवियत संघ आज नहीं है, 12 राष्ट्र हो गए। वहाँ क्या हुआ? राष्ट्र का निर्माण हुआ कि बिखराव हुआ? बिखराव हुआ। बगल में एक और देश देखते देखते बना था, पाकिस्तान। पाकिस्तान का आधार धर्म था। इस्लाम को मानने वालों को ये लगता था कि आने वाले ज़माने में संख्या की दृष्टि से हम हमेशा अल्पमत में रहेंगे, तो हमको ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ इस्लाम के आधार पर कोई हमको कमज़ोर न बताए, सज़ा न दे, इस्लामिक मुल्क बने। तो पाकिस्तान बना, लेकिन वहाँ भाषा का ख्याल नहीं रखा गया। तो पाकिस्तान जन्मा तो 1947 में, 1972 में 2 टुकड़ा हो गया। आज जिसको कल तक पाकिस्तान कहते थे, 2 देश उसमें से निकला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ भाषा और धर्म का टकराव हुआ और भाषा धर्म के ऊपर मजबूत पड़ गई। एक और देश है, उसका नाम था सिक्किम। सिक्किम में सामंती व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, सभी बौद्ध धर्म के मानने वाले, लेकिन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी। बगल में भारत था जहाँ लोकतंत्र था। तो सिक्किम के लोगों ने कहा कि हमको अपनी पुरानी व्यवस्था नहीं चाहिए और हमको भारत में मिल जाना चाहिए। तो देखते देखते सिक्किम नाम का देश 1976 में भारत का अंग बन गया। अब सिक्किम भारत का एक प्रदेश है जो कभी एक स्वतंत्र देश था। तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ बहुत व्यापक है, कहीं पर बिखराव है, कहीं पर संयोग है। तो राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं और उसके क्या क्या साधन हैं, क्या क्या माध्यम। तीसरा हुआ कि राष्ट्र निर्माण की समस्याएं क्या हैं। जैसे हर परिवार की अपनी क्षमता होती है और समस्या होती है। क्षमता ये है कि हमारे पास रोजी रोटी का इंतज़ाम है, परिवार का सम्मान है, प्रतिष्ठा है। समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी है, बच्चे बच्चियाँ, ये लोग पढ़ें लिखें,
स्कूल जाने के समय स्कूल जाएं, बड़ों का सम्मान करें, अपने चरित्र का निर्माण करें। ये सब हर परिवार की अपनी चुनौती होती है। अगर हमने बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बिगड़ गए। अक्सर नेताओं के और पुलिस वालों के और अफसरों के लड़के बिगड़ जाते हैं, जैसे नवाबों के लड़के लड़कियां बिगड़ जाते थे। और अक्सर गरीब घर के बच्चे शिक्षा के जरिए अपना चरित्र निर्माण करते हैं, ज्ञान निर्माण करते हैं। और माँ बाप तो निरक्षर थे, ऑटो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, मजदूर थे, और बेटा बेटी डीवी कॉलेज में शिक्षक हो गए, बीएचयू में पढ़ाने लगे, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। अभी लिस्ट आई है इंटर पास बच्चों की। कई बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गरीब घरों के लेकिन फर्स्ट क्लास पास हुए, और कई बच्चे हैं जो बहुत अमीर घरों के हैं, पैदा ही हुए चांदी का चम्मच मुंह में लेकर, लेकिन इम्तहान पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परिवार निर्माण की जो चुनौती थी उसके प्रति उनके परिवार के मुखिया सजग नहीं थे। ऐसे ही राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती होती है उसके बारे में भी हमको देखना पड़े। क्या समस्याएं हैं? भारत की जो समस्याएं हैं वो भारतीय राष्ट्र निर्माण की भी समस्याएं हैं। अमेरिका की जो समस्याएं हैं वो अमेरिकी राष्ट्र निर्माण की भी समस्याएं हैं। और फिर चौथा सवाल जो आज के विषय का आधार है, शिक्षा की इसमें क्या भूमिका है। फ्रांस के बारे में ये कहा जाता था कि लोग अपने अपने घरों से और गांवों से आते थे और विद्यालय में पढ़ करके वो फ्रांस के देशभक्त बन के निकलते थे। हम आते तो हैं अपने परिवारों से, लेकिन विद्यालय में आके शिक्षा के जरिए हमारा ज्ञान का विस्तार होता है। हम अपने घर, परिवार, गांव, जाति से ज़्यादा बड़ी दुनिया है ऐसा हमको। तो कुएं का मेढक महासागर में आती है, और जब निकलते हैं कॉलेज से तो वो एक व्यापक आकाश के वारिस होकर निकलते हैं, एक बड़ी दुनिया के नागरिक होकर निकलते हैं। तो शिक्षा की इसमें बड़ी भूमिका है। शिक्षा झंझट भी पैदा कर सकती है। अगर शिक्षा उचित नहीं हुई तो हम आपस में सद्भाव की बजाय, समाज के साथ, दुनिया के साथ रिश्ता बनाने के बजाय हमको लगा दुनिया तो दुश्मनों से भरी हुई है, सबको कत्ल कर देना, सबको काबू में कर लेना, जैसे सिकंदर ने किया, जैसे चंगेज खान ने किया, जैसे अंग्रेज़ों ने किया, कि दुनिया हमारे काबू में रहे तभी सब ठीक रहेगा, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। तो शिक्षा का भी बड़ा महत्व है। शिक्षा अगर मानववादी है तो शिक्षा आपको मनुष्य बनाएगी, और शिक्षा अगर संप्रदायवादी है, जातिवादी है, भाषावादी है तो आपको कुएं का मेढक बना देगी। तो शिक्षा के बारे में हमेशा बड़ी सतर्कता रखी। इसीलिए राजा का भी लड़का होता था रामचंद्र, लक्ष्मण, उनको भी घर से बाहर निकाले कुछ समय के लिए गुरुकुल में, आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आश्रमों में, मदरसे में, सेमिनरी में शिक्षा को घर परिवार से बाहर के प्रभावों का माध्यम बनाने के लिए हम लोगों ने आज नहीं अनंत काल से शिक्षा एक ज़बरदस्त सामाजिकरण की प्रक्रिया है। जो सोशियोलॉजी के टीचर हैं, नेहा वगैरह, आपको पढ़ाते हैं कि दुनिया में हर परिवार की एक चुनौती होती है सामाजिकरण। जैसे ही आपके मुंह से गाली निकली, आपके पिताजी को रिपोर्ट बाद में मिलेगी, पड़ोसी 2 थप्पड़ लगा देगा, गाली देते हुआ, उनके घरे का लड़का हुआ, उनके घरे का लड़की हो, चोरावत हो, मत करा। पूरा समाज आपको आदर्श नागरिक बनाने में जुटा रहता है, और इसमें शिक्षा सबसे पवित्र और असरदार माध्यम रहती है। भारत में भी अंग्रेजी राज के ज़माने से शिक्षा को महादोष का कारण बताया गया। जब गांधी जी से पूछा गया कि इतना बड़ा देश है, अब मुट्ठी भर अंग्रेज काबू में लिए हुए हैं, क्या कारण है, तो गांधी जी ने कहा कि इन्होंने हम लोगों को लालची बना दिया है। चांदी के कुछ सिक्कों के लिए हमने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया। मीर जाफ़र, जयचंद, ये सब पैदा हुए थे, लड़ाई हो रही थी अंग्रेज़ों की, भारतीय सेना से, और गद्दार निकल आते थे, और हमारी सेना एक के बाद दूसरी पानीपत में, प्लासी में, यहाँ वहाँ बक्सर में हारती चली गई, और 200 साल हम उनके गुलाम रहे। तो सवाल हो कि हम आज़ादी के लिए सक्षम मानव कैसे बनेंगे। तो महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद से लेके सर सैयद अहमद और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हमको शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए 1916 में, आज से लगभग 110 साल पहले, 2024 चल रहा है, 1916 में गांधी जी को बुला करके, वायसराय को बुला के मालवीय जी ने इसी बनारस में बीएचयू की स्थापना की, जिससे आप जुड़े हुए हैं। डीएवी कॉलेज, आर्य समाज का जो आंदोलन था वो भारतीय समाज को, विशेष तौर पर हिंदू धर्म को, जाति से छुटकारा दिलाना चाहता था, और उसके लिए उन्होंने
आर्य समाज का आंदोलन चला। और आर्य समाज आंदोलन का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा थी। ये जो डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इसका नाम है। स्वामी विवेकानंद ने जब भारत को देखा और दुनिया को देखा और भारत की दुर्दशा पर रोते थे, तो उनको लगा कि दो ही तरीके से भारत में आत्मविश्वास लौटेगा, एक सेवा से और दूसरा शिक्षा से। इसीलिए रामकृष्ण मिशन ने ढेर सारे स्कूल कॉलेज खोले। तो शिक्षा का महत्व तो जग जाहिर है। यहाँ जो बीएड में टीचर पढ़ाती होंगे या पढ़ाते होंगे, वो खुद बताते होंगे कि समाज को बनाने का काम नेता करता है, व्यापारी करता है, सैनिक करता है, किसान करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम शिक्षक करता है। गुरु गोविंद दो खड़े, खाके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर की भी जानकारी आपको शिक्षक के कहते हैं कि जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र होता है कि जीवन में एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छी शिक्षिका मिल जाए, और फिर वो सारी ज़िंदगी आपको उचित अनुचित का विवेक देते हैं। तो शिक्षा का महत्व जग जाहिर है। लेकिन भारत में चूँकि शिक्षा विदेशी प्रभाव के कारण 200 बरस तक अंग्रेज़ों के कब्जे में रही, उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रस्तुत की जिसने भारतीयों को आत्मविश्वास की बजाय आत्मविश्वास विहीन बना दिया, स्वार्थी बना दिया, भ्रष्ट बना दिया। जो जितना पढ़ा लिखा हुआ वो उतना भ्रष्ट हो गया। और आज़ादी के 75 साल भी शिक्षा के बाद का मोर्चा अभी हमारा जीता हुआ नहीं, हारा हुआ मोर्चा है। और दहेज के बाज़ार में देख लीजिए, जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो उतना कम दहेज मांगता है, और जो जितना पढ़ा लिखा है हमारे जैसा, वो शादी के बाज़ार में अरे आयल हुआ ब्याह करे, लड़का हमारे MBBS हो, 2 करोड़ तो पढ़ावे में लग गए, 2 करोड़ ब्याज जोड़ दा, 4 करोड़ के नीचे दहेज न चली। लड़का हमारा IAS हो गल, आयल हुआ संबंध बनावे, कितना देबा, का देबा। जो जितना शिक्षित है उतना चालाक, धूर्त और आत्म केंद्रित, स्वार्थी हो जाता है। इसीलिए आप बनारस जेल में जाइए तो अपराधी तमाम तरह के हैं। ज़्यादातर अपराधी 1000, 2000, 5000 की चोरी वाले हैं, लेकिन जो ज़बरदस्त अपराधी जो पकड़ में ही नहीं आए, देश लांग के चले गए, दूसरे देश के नागरिक बन गए, वो सब अति सुशिक्षित थे, IIM से ग्रेजुएट थे, IIT के पढ़े थे, अमेरिका से पढ़े थे। तो शिक्षा में जो दोष है उसके प्रति सजग होना हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने 1948 से अभी तक कई बार शिक्षा सुधार का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1966 में हुआ, कोठारी आयोग, और अभी कस्तूरी रंगन आयोग की रिपोर्ट आई जिसको कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें भी कई सुधार की बात कही गई है। ये सुधार किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम शिक्षा से आशा करते हैं कि वो नए मानव का, नए मानुषी का निर्माण करेगी, नया स्त्री पुरुष बनाएगी, जो इतिहास की चेतना रखेगी और भविष्य की चुनौती के प्रति समर्पित होगी। तो हम पहली बात उठाते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र, जो यहाँ संस्कृत के आचार्य आपके होंगे वो बताएंगे कि ये संस्कृत का शब्द है। अंग्रेजी में इसके समानांतर शब्द आता है नेशन, हिंदी में इसके समानांतर शब्द आता है देश, उर्दू में मुल्क। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर होता है। राष्ट्रीयता की भावना एक समूह विशेष के बारे में, एक क्षेत्र विशेष के बारे में, एक संस्कृति विशेष के बारे में अपनत्व पैदा करती है। अपनत्व की भावना के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कुछ समाज ऐसे हैं जिनका सौभाग्य है कि उनके यहाँ अपनत्व की भावना में बाधाएं कम हैं, और कुछ समाज ऐसे हैं भारत जैसे जहाँ अपनत्व की भावना में कई स्पीड ब्रेकर हैं। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, सड़क तो अच्छी है लेकिन गुरु ओहर से मत जा, बहुत स्पीड ब्रेकर हो, रह के ब्रेक लगावे के पड़ी। और वो सड़क अच्छी है, वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है। भारतीय समाज के इतिहास में, चूँकि ये पुराना समाज है, 5000 साल से कम का इतिहास तो है ही नहीं है। 3000 साल का पुराना तो सारनाथ में पड़ा हुआ है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में 5000 साल तक का इतिहास मिलता है। हरियाणा में, गुजरात में नई जगहें मिली हैं जहाँ इतिहास अब 7000 साल पीछा जा रहा है। तो जो जितना पुराना होगा वहाँ उतनी विविधता होगी, भाषा की विविधता होगी,
भूगोल की विविधता होगी, इतिहास की विविधता होगी। उन सब विविधताओं को एकता में समेटना ये राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। राष्ट्र का आधार हम की भावना होती है, वी फीलिंग। जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 10 अंग्रेज यहाँ आ जाएं, 5 चीनी आ जाएं, 5 अफ्रीकी आ जाएं, तो जितने हम लोग हैं, हम लोगों को लगा कि हम सब एक हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेज है, वो अमरीकी है, वो चीनी है, वो अफ्रीकी है। लेकिन अगर वो चले जाएं, खाली हम ही लोग हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो तू के हुआ, तो अपना नाम बता दिया आपने, तो नाम से पता चल गया कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, एक अलगाव लिंग भेद के आधार पर। दूसरा, नाम से पता चल गया हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, धर्म के आधार पर हो गया। उसके आगे जो विविधताएं हैं वो और ज़्यादा जानकारी पर होंगी, जाति को लेकर के होगा, भाषा को लेकर होगा। इन विविधताओं को समेटने के लिए एक बड़ा आधार चाहिए, या तो एक बड़ा दुश्मन चाहिए। तो भारत में राष्ट्र निर्माण में हमने धीरे धीरे अपने मुकाबले में जो हमको गुलाम बनाने का जिम्मेदार था, अंग्रेज विदेशी, उसको आधार बनाया। तो एक आधार बन गया हमारी राष्ट्रीयता का विदेशी और स्वदेशी। अब स्वदेशी में भाषा की विविधता को हमने अपना गहना माना, अलंकार माना कि ये सब हमारी संस्कृति की बेटियां हैं। चाहे संस्कृत हो, चाहे तमिल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगला हो, चाहे उर्दू हो, चाहे गुरुमुखी में लिखी गई पंजाबी हो, ये सब भारत की भाषाएं हैं और भारत हमारा स्वदेश है। तो हमने भाषा के बंधन को, जो यूरोप में राष्ट्रीयता का आधार बना, यूरोप में जो राष्ट्र निर्माण हुआ उसका आधार धर्म नहीं था, ज़्यादातर यूरोप ईसाई था। नस्ल भी नहीं थी, ज़्यादातर यूरोप गोरे लोगों का था। लेकिन भाषा के आधार पर जर्मन और फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज, पोलिश और आयरिश, ये अलग अलग भाषाओं के आधार पर यूरोप में राष्ट्र निर्माण हुआ। वहाँ 1648 में, ये चल रहा है 2024, 1648 में से 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में यूरोप के कुछ बड़े जमींदारों ने, जो ज़मीन के भी मालिक थे, व्यापार के भी मालिक थे, आपस में समझौता किया कि रोज़ रोज़ की झंझट ठीक नहीं है, तुम्हारा भूगोल अलग, हमारा भूगोल अलग, हम लोग अपने अपने दायरे का सम्मान करना सीखें। उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। जैसे बनारस है वैसे वेस्टफेलिया एक छोटा सा शहर है जर्मनी का, वहाँ ये लोग बैठे, इन लोगों ने आपस में समझौता किया और तब से यूरोप में राष्ट्र निर्माण का काम शुरू हुआ और भाषा के आधार पर लोग एकजुट होने लगे। जर्मन बोलने वाले जितने प्रदेश थे उन्होंने एक राष्ट्र बनाया, उसको बनाने वाले का नाम था बिस्मार्क। हम लोग कभी कोई सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ये सरदार पटेल का सम्मान नहीं है, क्योंकि जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़। सरदार पटेल ने जिस देश को इकट्ठा किया उस जमाने में उसकी आबादी थी 35 करोड़। बिस्मार्क ने 10, 12, 15 जमींदारों को इकट्ठा किया था। सरदार पटेल ने 550 से ज़्यादा देशी रियासतों में, हैदराबाद थी, बड़ौदा था, ग्वालियर था, बनारस भी था, सबको इकट्ठा किया, एक देश बनाया। तो कहना चाहिए कि बिस्मार्क यूरोप के सरदार पटेल थे, लेकिन हम लोग कहते हैं कि सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क थे। खैर, यूरोप में राष्ट्र निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। यूरोप हमारा मालिक था, हम लोग यूरोपियन के गुलाम थे, खासतौर पर अंग्रेजों के। तो जो यूरोप के लिए सही हो हमारे लिए भी सही। एक साइकोलॉजी में रेफरेंस ग्रुप थियरी, संदर्भ समूह सिद्धांत, कि जो हमसे मजबूत है हम उसको देख करके अपना आचरण बनाते हैं। तो मजबूत जातियों को देख करके जो दबी हुई वंचित जातियां हैं अपना आचरण बनाती हैं। तो मजबूत जातियों की मूंछ टेढ़ी टेढ़ी, तो जो वंचित हैं वो भी मूंछ, अब वो तो अपनी मूंछ हटा के हमारी तरह से क्लीन शेप्ड हो गए, लेकिन जो वंचित समाज के लोग हैं वो टेढ़ा मूंछ रखने में अपना घमंड समझते हैं। वंचित समाज को जनेऊ में बड़ा आकर्षण है, ब्राह्मण जनेऊ छोड़ रहा है, लेकिन अन्य जातियाँ उपनयन संस्कार, क्योंकि वो वंचित थे। आदमी सिगरेट पीना छोड़ रहा है, औरतें सिगरेट पीने में अपनी स्वतंत्रता, अपने अस्तित्व का दावा करती हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक, ये कोई दोष नहीं है, ये आचरण की मजबूरी है कि जिस अब हम लोग, अंग्रेज संस्कृत सीख रहा है, दुनिया के 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अलग विभाग है, और हमारे यहाँ संस्कृत में पूजा पाठ के अलावा कोई पढ़ने ही नहीं जाता। अंग्रेजी में हमारा बहुत आकर्षण है, अंग्रेजी भी सीखने लायक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी को सबसे ऊपर हम इसलिए मानते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों ने 200 बरस तक हम लोगों को
अपने जूते के नीचे रखा था। तो अंग्रेजी का महत्व हो गया। हालांकि चीन में जाइए अंग्रेजी नहीं है, जापान में अंग्रेजी नहीं है, पूरे लैटिन अमेरिका में अंग्रेजी नहीं है, लेकिन हम लोग लगता है कि अंग्रेजी विश्व की भाषा, विश्व की तमाम भाषाओं में एक भाषा का नाम अंग्रेजी भी है। लेकिन चूंकि उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई हिस्से पर राज किया तो वर्चस्व की भाषा हो गई। आज भूमंडलीकरण की भाषा भी रूसी नहीं है, चीनी नहीं है, हिंदी तो है ही नहीं है, अंग्रेजी है। लेकिन भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए भाषा के अलावा भी कई और विभाजक तत्व थे। कहते हैं कोई विदेशी हमला करने आया, दिन भर का युद्ध चला, थक गए, करीब करीब हारने की नौबत थी, सेना में बगावत गए, हजूर चले चलिए वापस, बड़ी झंझट है यहाँ पर, ये सब मान में काबू में नहीं आ रहे हैं। कहा रुको रुको रुको, रात हुई, पूछा कि वहाँ इतने चूल्हे क्यों जल रहे हैं? कहा साहब ये हिंदुस्तानी सेना का इलाका है, ये सब रात का खाना बना रहे हैं, तो खाना एक जगह क्यों नहीं बन रहा है? कहा अलग अलग जात वाले एक दूसरे का छुआ नहीं खाते हैं। कहा बस बस बस, अब कल इनकर हम नौबत बजा के रह। कहा कि जो खाना साथ नहीं खा सकते, पानी नहीं साथ पी सकते, वो लड़ेंगे क्या साथ? और उन्होंने पराजित कर दिया। जाति के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि भारत में राष्ट्रीयता और जातीयता के बीच में टकराहट हो रही है। अगर जातीयता प्रबल हुई तो राष्ट्रीयता कमज़ोर होगी, और राष्ट्रीयता प्रबल हुई तो जातीयता कमज़ोर होगी। तो गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तब तक पीछे से कहा गर्व से कहो हम बामन हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो हम सोनकर हैं, तब ये दो आवाज़ें टकरा जाती हैं। राष्ट्र निर्माण भारतीयता के प्रति आस्था जगाता है, और राष्ट्र का विघटन जाति, भाषा, धर्म के आधार पर विभाजन को मजबूत करता है। तो राष्ट्र का मतलब हुआ हम की भावना, और हम की भावना में 3-4 बाधाएं भारत में हैं जो यूरोप और अमेरिका के राष्ट्र निर्माण से हमको अलग करती हैं। अब कहेंगे अमेरिका तो बहुत अच्छा हो, जो अमेरिका जाता है वो लौट के नहीं आता है, जो स्वर्ग जाता है वो भी लौट के नहीं आता है। तो भैया तू काहे नहीं लौट ला अमेरिका से? अरे गुरु जो स्वर्ग हो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और मम्मी पापा को भी हम जल्दी बुलाने वाले हैं। हम अमेरिका गए पढ़ने, 6 साल पढ़ के आए, तो लौट रहे थे तो कहे यार तुम देखने में तो आदमी लगते लेकिन हो गधे, क्यों लौट के जा रहे हो भारत? हम कह रहे हम बनारस गए गुरु, हमारा देश है। तो कहा तुम्हारे देश में रखा क्या है? कूड़े का डिब्बा है। रिसर्च के लिए ग्रांट चाहिए अमेरिका में मिलेगी, नौकरी चाहिए अमेरिका में मिलेगी, और घर भी जाओगे तो इज्जत हो गया, अरे अमेरिका से आयल हूँ ना, अमेरिका से आयल हूँ। लेकिन अमेरिका में भी राष्ट्र निर्माण की समस्या है। क्या समस्या है? वहाँ 2 बड़ी भयंकर समस्याएं हैं जो 200 बरस से सुलझाने में लगे हुए हैं। एक है रंगभेद की समस्या। हमारे यहाँ रंगभेद की समस्या नहीं है, हालांकि गोरा होना अपने आप में बड़े घमंड की बात है, और पूरे भारत का हर आदमी थोड़ा और गोरा होना चाहता, लड़की है तो और गोरी होना चाहती है। हमारी जितनी देवियाँ हैं, गौरा नाम है, गौरा पार्वती, राधा क्यों गोरी, हम क्यों काला, कृष्ण जी, और जितने पुरुष देवता हैं, शंकर जी से लेके राम कृष्ण सब श्याम वर्ण के हैं। ये झंझट है, लेकिन उसको लेके हमारा राष्ट्र टूट नहीं रहा। अमेरिका में तो टूट रहा है, चेहरे पर ही लिखा है कि काला है और ये गोरा है। तो जो आचरण हम लोग जाति के आधार पर करते हैं, छुआछूत, वो वहाँ पर रंग भेद के आधार पर, तो वहाँ बड़ी कोशिश हो रही है। ईसाई धर्म को सब मानते हैं, लेकिन ईसा का उपदेश गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग। गोरों के चर्च में काले जा नहीं सकते। मार्टिन लूथर किंग ने इसके लिए बड़ा सुधार किया, आप उसके बारे में पढ़ते होंगे। अभी तक लड़ाई चल रही, लेकिन वहाँ एक नेता बना है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता अमेरिका की झंझट का कुल कारण है कि यहाँ बहुत सारे काले लोग हैं। अगर अमेरिका खाली गोरे लोगों का देश हो जाए, या कम से कम काले लोगों के लिए जो सुविधाएं वो अगर छीन ली जाए इनसे, तो हम बच जाएंगे। और उसको वोट मिलता है, वो राष्ट्रपति बन गया, फिर चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे ही यूरोप में जो समस्या है वो ईसाई और गैर ईसाई की है। जो लोग दुनिया के दूसरे देशों से आ रहे हैं, भारत से, पाकिस्तान से, ईरान से, सीरिया से, वो लोग गैर ईसाई हैं। और वहाँ एक आंदोलन चल रहा है, ईसाई धर्म खतरे में है और विदेशियों को आना रोको। तो माइग्रेशन, प्रवासी उनकी समस्या कारण है।
तो मेरा आपसे यही कहना था कि आप अगर भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझना चाहते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम अभागे देश हैं और बाकी दुनिया के देश बहुत भाग्यवान हैं। कुछ देशों में राष्ट्र निर्माण की समस्या जटिल है, कुछ की कम जटिल, लेकिन कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं, चीन समेत, जो राष्ट्र निर्माण के समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है। चीन की चर्चा हुई, चीन में 92% लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही संस्कृति के अनुयायी, उसको कहते हैं मैंडरीन संस्कृति, लेकिन 8% लोग गैर मैंडरीन हैं। उसमें तिब्बती लोगों को आप जानते हैं, सारनाथ में उनकी यूनिवर्सिटी चलती है, तिब्बत मुक्ति आंदोलन चल रहा है। वहाँ जो मुस्लिम चीनी हैं, उगोर कहलाते हैं, उनको तो पूरे उगोर को उन्होंने सेना के कैंप में बदल दिया, हवाई अड्डा बंद कर दिया, आना जाना रोक दिया। चीन में मुसलमान होना बहुत बड़ा पाप है, बौद्ध होना बहुत बड़ा पाप है, तिब्बती होना तो महापाप है। तो चीन की राष्ट्रीयता भी अभी उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए। तो भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ को हमने सुलझा लिया और कुछ को सुलझाना अभी बाकी है। कुछ की हम अनदेखी कर रहे हैं, तो हम तो अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन समस्या जाएगी नहीं। सांप अगर घर में आ गया और कहीं कोने में जाके छिप गया तो सांप अभी सामने नहीं है तो सही बात है, लेकिन घर के अंदर है, कभी बच्चे को, माँ को, दादी को, भैया को काट लेगा और तब खतरा होगा, तो सांप को बाहर निकालना चाहिए। इस मायने में भारतीय राष्ट्र निर्माण की 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे पुरखे सुलझा के गए हैं। एक बड़ी चुनौती थी जो यूरोप से आई थी, भाषा की विविधता। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं की एक सूची बनाई गई और भारत की राजनीति को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। इसका कहेगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो 5 भाषाओं का एक प्रदेश था जिसको कहा गया मद्रास प्रेसिडेंसी। उसमें से 4 प्रदेश पैदा हो गए, कन्नड़ बोलने वालों का कर्नाटक, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु, मलयालम बोलने वालों का केरल और तेलुगु बोलने वालों का आंध्र प्रदेश। झंझट खत्म। हमारे यहाँ भी हरियाणा पंजाब जो इलाका है, पहले एक प्रदेश था पंजाब, वहाँ पंजाबी भाषी भी थे और हिंदी भाषी भी थे। बड़ा झंझट था, बड़ा झगड़ा था। उसमें से 2 राज्य बना दिए गए। हिंदी बहुमत वालों का इलाका बन गया हरियाणा और पंजाबी बोलने वालों का इलाका बन गया पंजाब, और पंजाबी ज़्यादा बोलने वाले सिख थे। और उसके बाद दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। कोई झंझट नहीं है। हमने बहुभाषी राष्ट्रीयता का निर्माण किया जो यूरोप से एक कदम आगे था। हमने एक आविष्कार किया, दुनिया में एक राष्ट्र एक भाषा। हमने कहा नहीं, एक राष्ट्र कई भाषा। क्यों? क्योंकि हमारे पास भाषाओं का भंडार है। भाषाएं इतिहास का वरदान है। भाषाएं हम में एकता की भावना पैदा करती हैं। भाषाएं हमारी अस्मिता को परिभाषित करती हैं। भाषा से बड़ा राष्ट्र हो गया। यूरोप में भाषा और राष्ट्र एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। जर्मनी जर्मन, फ्रेंच फ्रांसीसी, रूस रूसी। हमारे यहाँ भारत कई भाषाएं और इसमें कोई खतरा नहीं। पहले हिंदी वालों से दक्षिण भारत वालों को खतरा था। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। हालांकि हिंदी अपने आप में एक खिचड़ी भाषा है, क्योंकि हिंदी जिसके कंधे पर बैठी है, जिसकी गोद में बैठी है, वो उसकी कई मौसियाँ हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा। ये सब हिंदी से पुरानी भाषाएं हैं। इन्होंने हिंदी को अपनी बेटी की तरह से, अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लिया। हम लोग जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि आपका तो भारत पर कब्जा है। कैसे गुरु, हमारा कैसे कब्जा हो? आप हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी हम कहें हिंदी बोलने वाले हम नहीं हैं भाई, हमारी भाषा मजबूरी है। हम अपनी माँ से, दादी से, दोस्तों से अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो पलट के कहेंगे बड़ा उर्दू बोल रहे हो भाई, अपनी भाषा में बोलो। यही हाल, अभी मैं दरभंगा गया था, मैथिली का गौरव। मैथिली में हिंदी से पुराना साहित्य विद्यापति 14वीं 15वीं शताब्दी के हैं, जो घर घर आज भी गाए जाते हैं। हमने हिंदी की लिपि किससे लिया? मराठी से देवनागरी लिपि लिया। व्याकरण हमने संस्कृत से लिया। शब्द हमने संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु से लिया और एक भाषा का निर्माण किया जिसको कहा गया हिंदी। लेकिन भाषा के आधार पर एकता को अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम बिखर जाएंगे।
इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारी संविधान सभा ने, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने भाषा की विविधता को सम्मान दिया और एक दूसरे के साहित्य का अनुवाद किया। बंकिम चंद्र एक बड़े उपन्यासकार हुए। उन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा आनंद मठ, लेकिन वो लिखा था बांग्ला में, तो उसका अनुवाद किया हिंदी जानने वालों ने, बांग्ला जानने वालों ने, और वो राष्ट्र का एक प्रेरक ग्रंथ बन गया। गांधी जी खुद हिंदी के बड़े आग्रही थे, लेकिन गांधी जी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, वो गुजराती। नेताजी सुभाष बोस हिंदी के समर्थक थे, उनकी मातृभाषा बंगाली थी। सुब्रमण्यम भारती बड़े राष्ट्रवादी कवि थे, उन्होंने अपना नाम ही भारती रखा था, उनकी मातृभाषा तमिल थी। तो भाषा का बंधन तो हमने एक वरदान के रूप में बदल दिया है। दूसरी बड़ी बाधा जो गांव के समाज में होती है वो जाति की। आप में से कितने लोग गांव के हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा ननिहाल और ददिहाल दोनों गांव का है। और गांव में जाने पर पता चलता है कि गांव तो एक है, लेकिन टोला अलग अलग है, और एक टोले में ज़्यादातर एक ही जात के लोग रहते हैं। अब एक तरीका है जीने का, लेकिन धीरे धीरे उसमें से भारतीयता पैदा हुई, राष्ट्रीयता पैदा हुई, और इसमें गांधी जी का बड़ा योगदान था। लेकिन जाति को लेकर के जो ऊपर नीचे आगे पीछे का मामला है, कुछ जातियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला इतिहास में, कुछ जातियों को शासन में आने का मौका नहीं मिला, कुछ जातियों को व्यापार का मौका नहीं मिला। कोई हलवाई की दुकान खोलना चाहे तो उसमें कुछ जातियों के लिए तो उचित है, कुछ जातियों के लिए अनुचित है। मिठाई से मतलब नहीं है, जात से मतलब है। आप बनारस के रहने वाले हैं, ज़रा पता लगाइएगा, जाइएगा जो आपका मनपसंद मिठाई भंडार है। हमारे ज़माने में जलयोग होता था, मधुर जलपान होता था, श्री राम भंडार होता, आजकल तो बहुत सा हो गया। ज़रा पता लगाइएगा, एक भी मिठाई की दुकान अगर दलित या मुसलमान या जो जिसको कहते हैं अनुसूचित जातियों का मिले तो हमको बताइएगा, हम तो क्या अपने तरफ से लड्डू खिलाई, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने काम का बंटवारा कर रखा था। तो हमने अपने संविधान में जिनको वंचित भारत कहा गया उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान किया, शिक्षा में, राजनीति में, प्रशासन में, और उससे फिर जातियों की जो कड़वाहट थी वो घटने लगी। बड़ा कड़वा इतिहास है हमारा। अभी भी कभी कभी घटनाएं होती तो हमारा सिर झुक जाता कि अरे आज़ादी कितने साल बाद ऐसी घटना हो रही है। लेकिन हमने जाति को भी पहचाना और उसके जो तीखेपन को दूर करने का हमने काम शुरू किया। अभी बहुत करना बाकी है, क्योंकि जब तक निरक्षरता उन्मूलन नहीं होगा तब तक जाति की दीवारें खाली आरक्षण से नहीं टूटेंगी। और इसीलिए भारत की सरकार ने पिछले दिनों जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, पहले दर्जा 1 से 8 तक का किया, अब सुनते हैं कि दर्जा 1 से दर्जा 12 तक सभी बच्चों को, लड़के लड़कियों को, हर जाति के बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के जरिए एकता का भाव पैदा करना ज़्यादा आसान है बजाय धर्म ग्रंथों को जलाने के। आप हमारा धर्म ग्रंथ जलाएंगे, हमारी झंझट और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप शिक्षा के आधार पर एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आपके मन में एक दूसरे के प्रति ज्ञान के आधार पर सम्मान होगा। ये टीचर बहुत अच्छे हैं, किस जात के? अरे यार जात से कौन मतलब भाई, फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं हम इसलिए उनको अच्छा मानते हैं। वो टीचर बहुत गदाई है, क्यों गदाई है? अरे हमारी जात का, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है। ज्ञान की जो शक्ति है वो अन्य आधारों की तुलना पर ज़्यादा पूजनीय हो जाती है। एक और बाधा है जिसको हम लोगों ने पहचाना, वो थी स्त्री पुरुष का अंतर। अभी स्वराज खाली पुरुषों का है। स्त्रियों का स्वराज सवेरे 7 बजे सूर्योदय से शुरू होता है, और सूर्यास्त के बाद अगर कोई औरत अपनी माँ की दवा के लिए भी बाजार में जाए कबीर चौरा, तो लोग कहें देखो वो आयल हैं, तनी चल के उनके कुछ कह दिया जाए। 8 बरस का लड़का भी 28 बरस की महिला के प्रति एक असम्मान का भाव रखता है, पुरुष प्रधानता के कारण। क्योंकि घर में देख रहा है, बाहर देख रहा है कि औरत का दर्जा नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं है। तो हमने जानबूझ करके स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाया, जिसकी अगुवाई सरोजिनी नायडू ने किया, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया, अरुणा आसफ अली ने किया,
और धीरे धीरे भारतीय समाज में स्त्रियों की वीरता के प्रति, स्त्रियों के शक्ति के प्रति, क्षमता के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। आज भी आप नाम लेते हैं आज़ादी के दीवानों का, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल का नाम किसी से पीछे नहीं होता। भारत के कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश ने 17 साल तक स्वीकार किया। हमारे जैसे लोग उनको काला झंडा दिखाते थे, ये बनारस में आई थी, काला झंडा दिखा, उन लोगों को जेल में पकड़ के बंद कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का नाम इस बात का सबूत बन गया कि शासन चलाने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है। और आज भी मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, ये सब इस बात का प्रमाण है कि राजनीति, व्यापार, शिक्षा, उद्योग, प्रशासन, हर एक में स्त्री और पुरुष में कोई बुनियादी जैविक अंतर नहीं है। एक तीसरी बाधा बहुत बड़ी है गांव और शहर की। कहते हैं भारत आज़ादी के बावजूद 2 हिस्सों में बटा है, एक का नाम है भारत, एक का नाम है इंडिया। ये बात शरद जोशी नाम के एक प्रशासक ने बताई आज से 40 साल पहले, और कहा कि भाषा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, बीमारी के इलाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से गांव उपेक्षित है और इसका समाधान होना चाहिए। अभी 1 साल के लिए किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल के लिए कहा कि हमारी उपज का दाम ठीक करो। इस बारे में सरकार चाहे जिसकी हो, एक अंदर से एक पूर्वाग्रह रहता है। क्या गंवारों की तरह बात, गंवार मतलब गांव का रहने वाला, अरे यार देहाती हो गए लोगों का, जहाँ बैठवा वही थूके लगवा। शहरी मतलब सुसंस्कृत, सभ्य, आगे चल रहा, और गांव मतलब पीछे चल रहा, भाषा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान। लेकिन धीरे धीरे ये पूर्वाग्रह अब बदल रहा। अब हम लोग गांव का मतलब हमको रोटी देने वाला। भारत में बहुत सारे शहर हैं, एक शहर नहीं जहाँ 1 किलो गेहूँ पैदा होता, और गेहूँ नहीं होगा तो रोटी नहीं मिलेगी, चाहे डबल रोटी खाते हो आप, चाहे तंदूरी रोटी खाते हो। के देला ही सब गांव से ही हमारा आर्थिक आधार स्वावलंबन है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हम लोग स्कूल से जल्दी आने के लिए जिद करते थे टीचर से, क्योंकि राशन की दुकान से गेहूं लेना पड़ता था, गेहूं तक विदेश से मंगाना पड़ता था। अब पिछले दिनों कोरोना में कई देशों में संकट हुआ, हमने चीन और ऑस्ट्रेलिया तक को अपने यहाँ से अनाज का निर्यात किया। ये कैसे हुआ? गांव के लोगों ने आगे बढ़ कर के राष्ट्र के नवनिर्माण में कृषि की क्रांति किया। लेकिन अभी भी गांव और शहर का बड़ा फासला है। अभी मैं कल था गाजीपुर में, परसों था चंदौली चिरई गांव में, आधे अधूरे स्कूल, बीमारी में बनारस जाना। खाली बनारस जिला नहीं, 4, 5, 7 जिलों के लोग। बलिया में कोई बीमार पड़ेगा, डॉक्टर क्या कहेंगे? बनारस ले जा। गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक चीज़ है जो गांव और शहर को अब जोड़ रही है, वो है सूचना क्रांति। ये जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, इससे अब जानकारी गांव वालों की शहर वालों से कम नहीं है। लेकिन गांव और शहर भारतीय राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी चुनौती है, जिसमें गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दृष्टि से, आधुनिक संसाधनों की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक और समस्या है जो भारतीय राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, वो धार्मिक विविधता। ज़्यादातर दुनिया के देश एक रंग, एक भाषा और एक धर्म के रहे हैं। भारत उन थोड़े से देशों में है जहाँ कई रंग, कई भाषा और कई धर्म के लोग कई हजार बरस से रहते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे मुसलमानों का पाकिस्तान, वैसे हिंदुओं का हिंदुस्तान। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बड़ा तो कि झंझट लगा तो पाकिस्तान चल जा। ये बहुत गलत दृष्टि है। भारत बहुत धार्मिक रहा है। अशोक के ज़माने में अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध था। जन्म किस धर्म में लिया था? हिंदू थे। जब गए उड़ीसा में लड़ने के लिए, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, जीत तो गए युद्ध, लेकिन जब उन्होंने खून से लाल नदियों को देखा तो उनको अपने ऊपर बड़ा संकोच हुआ, शर्म आई, और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का या हिंदुओं का सर कत्ल नहीं किया। जगह जगह अशोक स्तंभ लगाए।
उस पर कुछ बातों को नीति वाक्य के तौर पर रखा और लोगों पर छोड़ दिया कि जो जितना चाहे उतना अपनाए, जो जितना चाहे उतना नहीं अपनाए। हम अपने ताज़ा इतिहास के कारण धार्मिक विविधता को लेकर चिंताजनक स्थिति में खड़े हैं और एक जो बड़ी बाधा है वो है भारत की निर्धनता और दुनिया की तुलना में हमारा काफ़ी कदम पीछे, क्योंकि 200 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। दुनिया के यूरोप में, अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यहाँ जो इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे और इतिहास के शिक्षक होंगे वो आपको बताते होंगे कि दुनिया में तो तरक्की हो रही थी ज्ञान विज्ञान के बल पर, और भारत में ढाका और मुर्शिदाबाद से लेकर बनारस तक में जो गृह कुटीर उद्योग थे, ज्ञान विज्ञान था, वो पीछे जा रहा था। टैक्स लगा दिया गया भारत के उत्पादन पर जिससे कि मैनचेस्टर का कपड़ा यहाँ बिक सके। वो मानसिकता अभी भी बनी हुई है। भारत के बाजार पर आज भारत का कब्जा नहीं है। किसका कब्जा है? दो तरह की सामग्री मिलती है भारत के बाजार में, एक महंगी वाली और एक सस्ती वाली। दोनों में से कोई भारत की नहीं है। महंगी वाली अमेरिका यूरोप की है, कैसन चाहिए मशीन, अच्छा चाहिए, महंगा वाला कि सस्ता वाला। ये जर्मनी का हो 80,000 का, ये चीन का बनल हो 20,000 का, गुरु 20,000 वाला दे दा। हम ये नहीं पूछते कि भारत की बनी कोई मशीन है कि नहीं है, कहाँ चाहिए, खुरपी बनारस के बनल हो, और जो मशीन है वो चीन की बनी, और महंगी मशीन अमेरिका यूरोप की बनी है। ये विश्व के इतिहास में हमारा जो गुलामी का दौर था उसका परिणाम है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, दुनिया की तुलना में हमारी औद्योगिक प्रगति हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधक है। अभी कल या परसों समाचार आया कि 60,000 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ले लिया। ज़्यादातर IIT के पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। वहाँ कोई निरक्षर भारतीय को अमेरिका का नागरिक थोड़ी बनाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है मध्यम वर्ग में, क्योंकि भारत में तनख्वाह कम होगी, भारत में काम की उतनी सुविधा नहीं होगी, भारत में संसाधन की व्यवस्था नहीं होगी। और अमेरिका यूरोप में, जैसा आपसे कहा हमने कि अति विकसित दुनिया को लूट के उन्होंने अपने को सुंदर बनाया है। उनकी लाली नकली है, वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के खून की लाली उनके चेहरे पर है। लेकिन हमारे लोगों में से जो इसी जन्म में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भारत छोड़ो एक शानदार विकल्प है। यही पाकिस्तान में, यही ईरान में है, यही ब्राज़ील में है, यही लैटिन अमेरिका में है। तो दुनिया के तुलना में हमारा कई कदम पीछे चलना एक बड़ी समस्या है राष्ट्र निर्माण की, जो हमारी राष्ट्रीयता को मुरझा देती है। दूसरी समस्या हमारी बहुधर्मिता है। बहुधर्मिता को स्वीकार करना हमारे लिए इतिहास की एक सिखावन है। जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान टूट गया। भारत के सभी सरहदी प्रदेश हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, इनमें गैर हिंदुओं का निवास है। अरुणाचल में अधिकांश कौन लोग हैं? बौद्ध लोग हैं। लद्दाख में कौन है? बौद्ध लोग हैं। सिक्किम में कौन है? बौद्ध लोग हैं। नागालैंड में कौन है? ईसाई हैं। मणिपुर में हिंदू और ईसाई हैं। तो भारत की सरहदों की जो रखवाली कर रहे हैं, गैर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी भारत के साथ अपनत्व का रिश्ता बनाने में हमें शिक्षा के जरिए सहयोग करना चाहिए। हमारे इतिहास की बनावट में, आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था। जलियांवाला बाग में जो खून बहा वो हिंदुओं का भी था, मुसलमानों का भी था, सिखों का भी था। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, तीन ने अपनी जान दी। उसमें भगत सिंह सिख धर्म के मानने वाले थे, राजगुरु सुखदेव हिंदू थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल दोनों को फांसी चढ़ाई गई। अशफाकुल्ला मुसलमान थे और बिस्मिल हिंदू थे। तीसरी बाधा स्त्री पुरुष की है। अभी नेहा ने बताया कि इनका PhD का विषय था स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार या अपराध की घटनाएं। हर साल भारत सरकार अपराध पर एक सालाना रिपोर्ट निकालती है और स्त्रियों के साथ हो रहे अपराध, दलितों के साथ हो रहे अपराध, ग्रामीण लोगों के साथ हो रहे अपराध, उनकी अलग अलग सूची बनाती है। उससे पता चलता है कि हम तरक्की कर रहे हैं कि हम फिसल रहे हैं। और जितना हम तरक्की कर रहे हैं उसमें स्त्रियों की शिक्षा, नए कानून, एक पूरा महिला आयोग बन गया है जिसमें शादी के शुरू के 7 साल अगर औरत प्रताड़ना की शिकायत करती है तो जिसके खिलाफ FIR लिखा जाएगा
बड़ा से बड़ा वकील नहीं बचा पाएगा जेल जाने से। इससे भारत की राजसत्ता और लिंग भेद का संबंध स्पष्ट हुआ है कि भारत की राजसत्ता न्याय की तलाश में निकली हुई स्त्री शक्ति के साथ खड़ी है, दलित समाज के साथ खड़ी है, ग्रामीण समाज के साथ खड़ी है। जो भाषा का सवाल मैंने आपको बताया वो सुलझाया जा चुका, हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण, हमारे मीडिया के कारण और सबसे ज़्यादा फिल्मों के कारण। भारत के फिल्म जगत में इस समय गैर हिंदी क्षेत्रों की नायिकाओं का राज चल रहा है। दीपिका पादुकोण की मातृभाषा क्या है? मराठी है। श्रीदेवी की भाषा क्या थी? तमिल थी। अब ज़्यादा नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको फिल्म के बारे में जानकारी ज़रा कम है, लेकिन आपको जानकारी होगा, आप खुद ही देख लीजिएगा कि इन लोगों में से किसकी क्या भाषा है। लगता है कि भाषा का संस्कार हो गया है, हम बहुभाषी होने में गर्व महसूस करते हैं। हम रविन्द्रनाथ टैगोर को उतना ही मानते हैं जितना प्रेमचंद को मानते हैं। हम वंदे मातरम उतने ही शान से गाते हैं जितने शान से हम अपने स्थानीय कवियों का झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा गाते हैं। हमने भाषा की विविधता को अपना श्रृंगार मान लिया है। जाति के बारे में कुछ लोगों को अभी भी कड़वाहट रहती है कि अरे यार कुल तो रिजर्वेशन में चल गया, हमारे का क्या हुई। तो सरकार, ये जो सरकार इसने 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या, EWS, इससे बहुत सारे जो निर्धन सवर्ण जातियों के लड़के लड़कियां हैं उनको थोड़ा भरोसा होने लगा है। लेकिन जाति को लेकर के आज सार्वजनिक तौर पर एक भी आदमी या औरत छुआछूत की वकालत करने वाला नहीं मिलेगा। वो राष्ट्रीय सहमति का हिस्सा हो गया है कि भारत का भविष्य छुआछूत से मुक्ति में है, छुआछूत को मजबूत करने में नहीं है। इसमें आप अंबेडकर को मानते हो, विवेकानंद को मानते हो, गांधी को मानते हो, किसी को मानते हो, लेकिन छुआछूत को मानना आप भारत ने बंद कर दिया है। ये राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आखिरी बात, जिसके बाद आपके सवालों का समय आएगा, शिक्षा की भूमिका। शिक्षा का दो पक्ष है, एक तो सूचना का विस्तार, इंफॉर्मेशन पावर, और दूसरा है ज्ञान का विस्तार, समझदारी का विस्तार। हमको मालूम सब, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि जो ऊपर से सामान छोड़ा गया और नीचे क्यों गिरा। हमको जानकारी है कि कोनो चीज़ छत पर से छोड़वा तो नीचे गिरी, ऊपर न जाई। क्यों? न्यूटन का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ये फिजिक्स के टीचर हमको बताते हैं कि धरती के अंदर एक क्षमता है कि कोई भी भारी चीज़ अगर होगी तो ऊपर से नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ऐसे ही समाजशास्त्र के शिक्षक आपको बताते हैं कि कोई भी समाज है वो पूरी तरह से परंपरा पर नहीं चलता और पूरी तरह से आधुनिकता पर नहीं चलता। इसको कहते हैं थियरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हर समाज प्रतिक्षण आधुनिक भी हो रहा है और अपनी परंपराओं को मजबूत भी कर रहा है। ये शादी का समय है, त्यौहार लगन का समय है। जितनी शादी आप अटेंड करिएगा, किसी शादी में कोई आधुनिक तरीका नहीं दिखाई पड़ेगा। वही पंडित जी हैं, वही मौलाना साहब हैं, वही तीज त्यौहार है, वही भेंट है, वही पूजा। का गुरु लगन कै बजे हो? 3 बजे भोर में। अरे 3 बजे के जागी, 3 बजे जे के शादी करेगी जागी। और कौन तय करेगा? ये पारंपरिक तय होगा, ये BHU के प्रोफेसर नहीं तय कर पाएंगे। वो पंडित जी पत्रा देखेंगे, लगन मिलाएंगे, बताएंगे 3 बजे के पहले कोनो लगन नहीं है, लीजिए। तो विवाह के साथ परंपराएं मजबूत हो रही, जन्म के साथ परंपराएं मजबूत हो रही, मृत्यु के साथ परंपराएं मजबूत हो रही। और आधुनिकता का क्या स्पेस है? शिक्षा, रोजगार, आजीविका। तो शिक्षा का जो दो पक्ष है, सूचना का और ज्ञान का, दोनों का लगातार संवर्धन हो रहा है। ये जरूर अफसोस की बात है कि हम शिक्षा में उतना पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं। चीन अपनी राष्ट्रीय आमदनी का 8% शिक्षा में लगाता है। यूरोप में 60% बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला ले लेते हैं और पढ़ाई बहुत सस्ती है पूरे यूरोप में। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अवसर देना नई पीढ़ी को सक्षम बनाना है, मानवीयता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ शिक्षा में अभी कंजूसी है, समाज में तो उदारता है। अब गरीब से गरीब आदमी और औरत ये जानते हैं कि अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाए बिना उनकी शादी नहीं करनी है, उनको जिम्मेदारी नहीं देनी है। ज़्यादातर जगहों पर आप पता लगाइएगा तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ाने का नियम
गरीब से गरीब घर की बेटियों के लिए हो गया है। और लड़कों के लिए तो इंटर BA पास करना, हम ना ही पढ़ काहे ना पढ़ब, कहाँ करब ना पढ़ब, तो कौने लायक बहल हुआ तो आज तो कोई ब्याहो न करी। लीजिए, अब आप पढ़ने नहीं जाना भी चाहते हैं, DAV में दाखिला लेना पड़ेगा, BHU जाना पड़ेगा, क्योंकि लायक बनना है तो शिक्षा चाहिए। ये एक राष्ट्रीय सहमति बन गई, ये पहले नहीं था। मालवीय जी ने जब यूनिवर्सिटी शुरू की तो ये मान्यता नहीं थी। अक्सर बड़े घरों के लड़के लड़कियां जमींदार परिवारों के कहते कि उन्होंने नौकरी करेंगे हो, कहाँ करब पढ़ के, और लड़की के लिए होता था कलेक्टर बने के हो, कहा अरे बड़ी हो वो बियाह हो चूल्हा चौका संवरबू। आप कहते हैं कि नहीं हम वैज्ञानिक भी बनेंगे, घर भी संभालेंगे, देश भी चलाएंगे, तो हमको पढ़ना है। बहुत सी बेटियां MA और PhD के बिना शादी करने को तैयार नहीं हो रहे हो, कोई उसको विद्रोही नहीं माना जा रहा, बगावती नहीं माना जा रहा। और लड़कों को तो हम अमेरिका में पढ़ाने जाते हैं, यूरोप में दर्जा 10 पास लड़के वहाँ पढ़ने चले आते हैं, 17 साल 18 साल 19 साल के लड़के लड़कियाँ। गांधी जी जब यूरोप पढ़ने इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते थे, उनकी माँ 3 दिन तक खाना नहीं खाई कि लड़का विदेश जाएगा बिगड़ जाएगा। अब अगर कोई लड़का विदेश न जाए तो उसकी माँ 3 दिन खाना नहीं खाएगी कि विदेश न जाइए तो कोने लायक होगा। बदल गया, 100-125 साल में दुनिया बदल गई है। क्या बदला? शिक्षा का महत्व बदला। और शिक्षा के जरिए हम भाषाओं का ज्ञान करते हैं, हम भूगोल का ज्ञान करते हैं, इतिहास का ज्ञान करते हैं, और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। इसलिए अगर भारत की तरक्की के लिए कोई हमसे कहे कि 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए, तो हम कहेंगे शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। शिक्षित भारत विकसित भारत होगा, शिक्षित भारत समृद्ध भारत होगा, शिक्षित भारत सशक्त भारत होगा। और शिक्षित भारत, अभी भी भारत की साक्षरता की दर 75-80% से ज़्यादा नहीं है। 20% लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, दीवार पर लिखा पढ़ नहीं सकते। कितना नियम कानून बनाइए, कितना प्रचार करिए, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, उनको रोजगार भी कोई नहीं मिलेगा। बहुत से बहुत मिलेगा तो मेहनत का रोजगार, दिन भर में 400-500 रुपया कमाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन विद्वानों के लिए तो हमने कोई नई बात नहीं की, ये सब इनको मालूम था। आपके लिए हमने राष्ट्र का क्या अर्थ है, राष्ट्र निर्माण की क्या प्रक्रियाएं हैं, राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको सारांश में बताने की कोशिश की। हमने किसी बड़े विद्वान का नाम नहीं लिया, एक आध दर्जन किताबों को आपके ऊपर नहीं फेंका कि ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, इनका कोटेशन नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा आपकी लाइब्रेरी बहुत सुंदर है। इसके प्रिंसिपल साहब को, मैनेजर साहब को बहुत धन्यवाद। किसी भी कॉलेज की आत्मा क्लासरूम में नहीं होती, वो लाइब्रेरी में होती। और इतनी आकर्षक लाइब्रेरी, हमने सोचा कि हमारी पत्रिकाएं वहाँ नहीं होंगी और सब होगा, मैनेजमेंट होगा, टेक्नोलॉजी होगी। वहाँ सोशियोलॉजी की भी 2 बड़ी पत्रिकाएं रखी हुई हैं सजा करके, ये बहुत खुशी की बात है। तो और बातें जब आप इसमें से जो जिज्ञासा की रहेंगी, जब आप इंसाइक्लोपीडिया में, विकीपीडिया में इंटर करेंगे नेशन बिल्डिंग, तो वो संदर्भ मिलेगा, उसको पढ़िएगा। लेकिन भारत के नौजवानों के लिए उनकी पिछली पीढ़ी ने भेंट के तौर पर आपको स्वराज दिया है, आपको संविधान दिया है, आपको राष्ट्रीय एकता दी है। लेकिन अब इसके आगे जाना, मजबूत राष्ट्रीयता का निर्माण, अपनी विविधताओं का सम्मान, अपनी चुनौतियों को दूर करने का आत्मविश्वास, उसमें शिक्षा का सदुपयोग, ये आपकी पीढ़ी की चुनौती है। आप इसमें लगे हुए हैं, इसीलिए आप यहाँ विद्यार्थी हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस बात को और खोलेंगे। कुछ बातें हमने नहीं बताई होंगी, उनको आप जोड़ेंगे कि नहीं, आपने टीचर जी राष्ट्र निर्माण की इस चुनौती को छोड़ दिया, वो समाधान आपने भुला दिया, उसको भी हम उठाएंगे। जितना आप इसकी गहराई में जाएंगे उतना आपकी क्षमता बढ़ेगी। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने सवालों को रखें, अपनी टिप्पणियों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि विद्यार्थी प्रश्न करे। अगर वो शिक्षित है तो वो प्रश्न करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो जाति है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में बाधक का काम करती है, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे जाति के प्रभाव को मैं भारत में कम कर सकते हैं? तुम बताओ। सर, अगर मुझे लगता है नाम या आगे टाइटल लगाना हम लोग बंद करते हैं,
आगे आइए। सर जैसे जो नई पीढ़ी आ रही है, अगर उसके जन्म प्रमाण पत्र पे उनका नाम लिखा जाए, टाइटल नंबर हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जाति का प्रभाव कम हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, लेकिन और लोग बताएं कि जाति का प्रभाव दोनों है, शुभ है अशुभ भी है। तो अशुभ है ये कि हम अपने जाति को अपना देश मान के चलते हैं, जो हमारे जाति के लिए उचित नहीं है उसको नहीं मानते। इनका कहना है कि अगर अपनी जाति का राज्य उत्तर भारत में नाम जो रखा जाता है हिंदुओं में, वो जाति सूचक नाम से वो समाप्त होता है। सिंह, शर्मा, पांडे, यादव, मौर्य, कुशवाहा, इनका कहना है कि अगर वो हटा दिया जाए तो कुछ एक समाधान होगा। उत्तर भारत में होगा, लेकिन दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों में नाम के साथ जात का पता नहीं चलता, क्योंकि नाम के साथ तो गांव का नाम देते हैं, अपने पुरखे का नाम देते हैं। जैसे समाजशास्त्र के बड़े आचार्य हैं तो कन्नड़ भाषी थे, एम.एन. श्रीनिवास, किस जात के पता नहीं चलता, न शर्मा है, न तिवारी है, न सिंह है, न यादव है, न कुशवाहा है, क्या है। दक्षिण भारत में ये परंपरा है, उसके बावजूद दक्षिण भारत में बदनामी हम लोग की ज़्यादा है, उत्तर भारत वालों की बड़े जातिवादी होते हैं। दक्षिण भारत वाले अगर हम एक से रहे तो सवा से रहे, कितने जातिवादी पता चल जाता है। तो नाम के अलावा भी और कुछ करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत कोशिश करने के बाद इसका समाधान ये निकाला था कि हमको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो महाराष्ट्र के दलितों में महार जाति के लोगों ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन और लोग उधर नहीं गए। धर्म परिवर्तन के नाते कुछ लोगों ने इस्लाम में जाति का समाधान खोजा, लेकिन मुसलमानों में भी किसी मुस्लिम भाई बहन से पूछिएगा तो वहाँ भी पसमानदा, अशरफ, आर्यर ऐसी कोटियाँ बन गई इनसे बैकवर्ड फॉरवर्ड और दलित हिंदुओं में। ईसाई धर्म में लगा कि वहाँ पर सब ईसा के अनुयायी हैं, बाइबल को मानते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहाँ समाधान होगा। लेकिन ईसाइयों में जो दलित हिंदू से ईसाई बने, उनका कब्रिस्तान अलग, उनका रोटी बेटी का मामला अलग, उनका चर्च अलग, उनका ईसा मसीह अलग। सिख धर्म में चला, उसको बनाने में गुरु नानक ने जो शुरू के उनके 5 चेले थे उसमें से 2 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे। लेकिन सिखों में भी 3 जातियां हैं, जो दलित हिंदू या मुसलमान से सिख बने उनको कहते हैं मजहबी सिख। जो अन्य जातियों से सिख बने उनकी जाति उनके साथ चली है। धर्म तो बदल गया, लेकिन जाट सिख अलग, खत्री सिख अलग, बनिया सिख अलग। और गांव में गुरुद्वारे भी कम से कम 2 हैं, कहीं तो 3 गुरुद्वारा मजहबी सिखों का अलग। तो जाति का जो सवाल है, ऐसे आर्य समाज का इसके नेता इनके कुछ पिताजी थे, उन्होंने शिक्षा फैलाई, पढ़ने आए डीवी कॉलेज में। डीवी कॉलेज में जाति का दबाव नहीं था, जैसे ही कॉलेज के बाउंड्री के बाहर निकले फिर जात ने उनको मान लिए। तो कहा गया कि अगर अंतर जाति विवाह को प्राथमिकता दी जाए, जगजीवन राम जी कहते थे, कुछ और लोग, गांधी जी भी बाद में अंतरजातीय विवाह अगर नहीं है तो नहीं जाते थे उसको। लेकिन अंतरजातीय विवाह पर समाज में अभी सम्मान बहुत कम है। बहुत जगह इतनी नाराजगी होती है कि लड़के और लड़की में से एक की हत्या हो जाती है। कुछ जात पंचायत बैठ के कहती है माँ को, भाई को, बाप को, अगर रोटी खानी है साथ रह करके तो बुलाओ उसको, अपने हाथ से उसे ऑनर के लिए। अच्छा है तो उत्तर प्रदेश बिहार में बीमारी नहीं है, हरियाणा पंजाब में ऑनर की बहुत होती है। बड़े बड़े परिवारों में इसका दोष दिखाई पड़ता है। इनको सोचना पड़ेगा कि अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर पर कबीर चौराहा है। कबीरदास जी जाति के विरोधी थे, वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो मौलाना और पंडित दोनों की आलोचना करते थे, लेकिन अब कबीर पंथ का आधार मान जी के जात पर, अगर मान जी कुर्मी है तो कुर्मी समाज में कबीर पंथी है,
अगर मान जी ठाकुर है तो ठाकुर समाज में कोई, अगर मान जी ब्राह्मण है तो जाति का जो रूप है इसको और समझना पड़ेगा। और जाति विहीन समाज बनाने के जो प्रयोग हुए हैं नारी समाज से लेकर आपके फैशन तक, उनकी सफलता और असफलता को समझिए। My name is Partha and I am from India. I want to ask that what is the real meaning of education? Because in our Indian society, education seems to be have like getting some facts, getting some data to accommodate an acquisition of some facts, knowledge, bookish data. That is the real meaning. That is the meaning of education in our Indian society. But in many contexts, I have studied that education is not only acquisition of facts or information, but education is the increasing of the horizon of someone thinking process. Education is something which will widen the thought process of someone from which domain I can think, from various domains and from various spheres I can think and do some tasks. So, which education we are talking about, or which education is the real part to increase the nation building or to making the nation great? Is that education which is from which information or data coming from the book, or that education which is really increasing the horizon of a person, which is increasing the thought process of a person? Which education is really important? ये सार्थक ने इतनी अच्छी अंग्रेजी में सवाल पूछा, हमको इज्जत में उठ के खड़े हो जाना। वहाँ से इंटर पेला तो इंटर कहाँ से किया था? इंटर वाले From the Nikon, पटना से। बहुत अच्छा। इन्होंने जो सवाल पूछा शिक्षा का, हम हिंदी में बोला, हमारा अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं जितना सवाल है। शिक्षा का 4 लक्ष्य रहता है। एक तो हम सब जानते हैं, करियर बिल्डिंग, कि पढ़ोगे लिखोगे तो रास्ता बनेगा। लेकिन 3 और उद्देश्य होता है। एक होता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण का मतलब शब्दों को अपने जीवन में उतारने के लिए जो हमारी परंपरा से, हमारे शासकों से हमको मिला है, उनकी सभावन, उनकी मुखावन से, तो चरित्र निर्माण। एक शिक्षा का काम होता है, वो है राष्ट्र निर्माण। हमने बताया कि लोग अपने अपने घरों से आते थे, अपने जाति, धर्म, भाषा का गौरव लेके आते थे और निकलते थे राष्ट्र के प्रति विनम्र भाव लेकर के, अपना चुका भाव लेकर के। एक और है मानवता निर्माण, यानी आप खाली पुरुष नहीं हैं, आप खाली अमुक जाति के या अमुक भाषा के नहीं हैं, अमुक राष्ट्र के आप मानव, आपकी मानवीयता के नाते कुछ जिम्मेदारी है, चाहे पर्यावरण के प्रति हो, चाहे जीवों के प्रति हो, चाहे अन्य मानव और मानवीय के प्रति हो। ये 4 भूमिका है शिक्षा की: करियर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग और ह्यूमैनिटी बिल्डिंग। इनमें से कहीं कुछ छूट गया तो ये शिक्षा का भी दोष है, शिक्षक का भी दोष है, इसको पूरा किए इतना काम नहीं चलता। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं करियर बिल्डिंग को लेकर। तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा, नौकरी तो है नहीं। अगर मान लीजिए नौकरी हो भी जाए, चीन में सबको रोजगार का अधिकार है, लेकिन वो बड़े निर्मम और निष्ठुर राष्ट्र का सदस्य बन गए। चीन का हर पड़ोसी देश है, हर पड़ोसी देश का झगड़ा है। ऐसी राष्ट्रीयता का क्या फायदा? जर्मनी में राष्ट्रीयता बहुत प्रबल थी, कैरेक्टर बिल्डिंग भी था, लेकिन मानवता के प्रति उनका आग्रह बहुत कमजोर था। 6 वर्ष जर्मन लोगों ने अपने पड़ोसियों को बहुत सताया, पूरी दुनिया को हिंदी आपने धकेल दिया। अपने देश के अंदर जो अल्पसंख्यक थे यहूदी लोग 60 लाख लोगों को जिंदा जला दिया, मार दिया। उनकी शिक्षा खराब हो गई, उसका परिणाम अच्छा नहीं। तो जो आपने कहा शिक्षा के 4 आयाम हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल के लड़के लड़कियों को हम करियर बिल्डिंग के लिए ज़्यादा डराते रहते हैं, और लड़के लड़कियाँ भी अपनी योग्यता का मूल्यांकन पैकेज से करते हैं। IIT IIM में पढ़ा लड़का लड़की 1 करोड़ सालाना आमदनी का पैकेज पाता है, और BHU का पढ़ा लड़का लड़की अगर 10 लाख का सालाना मिल जाए
हनुमान जी को 100 किलो लड्डू चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बाजार में मान्यता ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के मामले में, नेशन बिल्डिंग के मामले में और मानव के रूप में श्रेष्ठ होने में उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी शादियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं, वो जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना बना देते हैं, तो वो मनी मॉन्स्टर हो जाते हैं, बजाय गुड ह्यूमन बीइंग के मनी मॉन्स्टर हो जाते हैं। इसमें से निकालना पड़ेगा। इसीलिए इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें एक बहुत बड़ा दबाव है एथिकल वैल्यूज का। क्या आप पढ़े चाहे तो फिजिक्स पढ़िए, समाजशास्त्र पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, लेकिन मानवीयता के बारे में भी पढ़िए। अपने समय के जो कर्तव्य हैं, अपने साथ जो लोग हैं, जो वंचित भारत का हिस्सा है, वंचित मानवता का हिस्सा है, उनके प्रति हमदर्दी रखिए, पर्यावरण के प्रति हमदर्दी रखिए, अपने को रखिए, जिम्मेदारी रखिए। तो कई देशों में भारत समेत अब एथिकल एजुकेशन को शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बनाया जा रहा है। क्योंकि हमको लगता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप सहूर आ जाएगा, तो बहुत बेसहूर है भाई, ये तो अपनी पत्नी को जला दिया, इसने दहेज नहीं किया, ये तो राक्षस है, इसने देश को बेच दिया कुछ करोड़ रुपयों के लिए। तो एथिकल एजुकेशन के बारे में हमेशा से आग्रह था। अब औपचारिक तौर पर उसका बाकायदा ग्रेडिंग होगी, उसमें क्लास होगा, उसका एक्सपेरिमेंट होगा। तो शिक्षा के 4 आयाम हैं और वही शिक्षा संपूर्ण होगी तो एक साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, करियर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग और ह्यूमैनिटी बिल्डिंग पर ध्यान दें। हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसमें जातिवाद, भाषावाद, लिंग संबंधी असमानता, इसके साथ ही साथ में जो गांव शहर की दूरी है, उन सभी पक्ष को से हमें अवगत कराया कि शिक्षा के माध्यम से कैसे हम इन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कर रहे हमारे प्रिंसिपल सर से मैं आग्रह करूं कि वो आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। सभी को नमस्कार मेरा। और अध्यक्षीय भाषण तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोफेसर आनंद कुमार सर के बोलने के बाद कोई अध्यक्षता नहीं होती। अरे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उस विषय का जानकार भी नहीं हूँ। पर सर, मैं पूरे कॉलेज की तरफ से इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए आपको साधुवाद देता हूँ कि कॉलेज के लिए भी गौरव की बात है कि आपने इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, और आज हम सभी के लिए एक न्यू लर्निंग का मौका भी था अदर सब्जेक्ट के लिए। तो सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे इन दिस मेमोरेबल ओकेजन। मुझे जैसा लगता है कि हम सभी को अपने देश पर गर्व तब नहीं करना चाहिए जब हमारा देश महान राष्ट्र हो जाए, बल्कि हमारे गर्व से वो महानता को पाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो हम गर्व करते हैं तभी देश महान होता है, न कि जब महान हो जाए उसके बाद हम गर्व करें। और देश हतोत्साहित तब होता है, कोई भी राष्ट्र हतोत्साहित तब होता है जब वहाँ के लोग बिना काम के हों, वहाँ के लोगों में सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ नहीं हो, वहाँ के लोगों की लाइफ का कोई पर्पज न हो, तो वह देश हतोत्साहित होता है। तो देश को कैसे आगे बढ़ाना है शिक्षा के माध्यम से, इसके लिए आनंद सर ने बहुत सही बातों को जिक्र किया। मुझे लगता है कि एजुकेशन हमेशा ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होप को जन्म देता है, होप पीस को जन्म देता है, और पीस हमेशा राष्ट्र को उन्नत बनाने में कार्य करता है। तो एजुकेशन से पीस तक एक बहुत बड़ी चेन होती है। इसलिए हम एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल मानते हैं किसी राष्ट्र के निर्माण में। और ऐसा मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र कभी भी अपने अस्तित्व को तभी पाता है, या उसके अस्तित्व तभी होते हैं जब वह एजुकेशन को साथ लेकर चलता है। एजुकेशन के साथ साथ तमाम तरह के फैक्टर्स की चर्चा इन्होंने किया, पर एजुकेशन का उसमें अहम रोल है। एजुकेशन मीन्स केवल लिटरली हम जाने इस चीज़ को, वो नहीं, नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज दोनों दो चीज़ें हैं। क्योंकि हम अच्छे घोड़े तो बना लेते हैं, पर अच्छे घुड़सवार हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज की कमी हो जाती है। वहाँ एजुकेशन का कोई मीनिंग
नहीं रहता है। तो जैसे भवन निर्माण में नींव की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सर ने बताया चरित्र निर्माण में संस्कार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और मान सम्मान के निर्माण में ज्ञान की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह राष्ट्र निर्माण में हमारे शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और शिक्षा के माध्यम से ही हम सभी विकसित भी होते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम सभी समर्थ भी होते हैं, और शिक्षा के माध्यम से हम सभी कैपेबल भी होते हैं। तो इस विषय पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। सर ने शिक्षा और समाज को, दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। जब समाज नहीं है तो देश क्या, देश बन ही नहीं सकता है। समाज समुदाय से ही किसी भी देश का निर्माण हुआ है। तो शिक्षा और समाज को जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने तो एक नई रोशनी, नई ऊर्जा, नया पैराडिज्म को सेट किया है, जो देश को बता रहा है कि देश में कास्टिज्म को कैसे हटाया जा सकता है, कास्टिज्म हमें कितना बाधा पहुंचाती है, भाषा कितना बाधा पहुंचाती है, क्षेत्र कितने डिस्क्रिमिनेशन कितने, जैसे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितने बाधा पहुंचाते हैं। तो ऐसे शिक्षाविद, समाज वैज्ञानिक, अभिव्यक्ति के धनी हम अपने आनंद सर को अपने कॉलेज की तरफ से बार बार, मैं अपने कॉलेज की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे कॉलेज में आए और हम लोग के लिए एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज दिया। एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और इसमें हमारे मैनेजर साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि इन्होंने ही इस कार्य की शुरुआत की है। तो आपको भी साधुवाद कि आपने इसको प्रपोज किया। हम अपने सारे वरिष्ठ साथियों को कहूंगा कि आपने इतनी तन्मयता से इस लेक्चर को सुना बच्चों के बीच में, यह भी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कॉलेज की तरफ से सबको मैं बधाई देता हूं, सबको मैं धन्यवाद भी दूंगा। हालांकि धन्यवाद का सेशन आएगा, पर सर ने बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कहा, और आज हमारे सोसाइटी में परंपरा और परिवर्तन की बात की। ये दोनों जरूरी है। हमारे जो कस्टम्स हैं और हमारे जो चेंजेज हैं, एक सोशल नॉर्म की तो बात होती है, सोशल नॉर्म हमेशा बदलते हैं। हम किस तरह से सोशल नॉर्म को सेट कर रहे हैं। मुझको जहां तक लगता है कि जहां जाति का प्रश्न था सर आपने, कि आप लोग सोचिए कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, जाति का होना और जाति की फीलिंग को होना, तो सबसे बड़ा खतरनाक फीलिंग वाली जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, तमाम तरह की चीजें फीलिंग से आती है। हमारे इमोशन कैसे हैं, हमारे थॉट कैसे हैं। किसी जाति में हम पैदा हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी फीलिंग ऐसे ही हो। तो अपने फीलिंग और थॉट को बदलना ही इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका होगी, जिससे कि हम राष्ट्र को भी उन्नत बना सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले जा सकते हैं। क्योंकि मूल्य, क्षमताएं, व्यवहार, ये सब कहीं ना कहीं इंटर कोरिलेटेड है। जैसे जैसे सोच बदलती है, फीलिंग बदलती है, और हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट भी बदलते हैं। तो जब उन्नत हमारी सोच होगी तो हमारे समाज और समुदाय का निर्माण भी उन्नत होगा, और उससे हमारे राष्ट्र निर्माण की जड़ें मजबूत होगी। क्योंकि हमारे अंदर एक समुचित राष्ट्रीयता का विकास होगा। क्योंकि राष्ट्रीयता एक फीलिंग है, एक तरह का ये इमोशन है, जिसमें कि न्याय और समावेशिता का गुण हो। जब न्याय और समावेशिता का गुण होता है तो वह शिक्षा के माध्यम से ही आता है, एजुकेशन के माध्यम से आता है। हमेशा एक शेप देता है। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु स्टूडेंट को क्या करता है, शेपिंग करता है। उसी तरह से शिक्षा हमें राष्ट्र निर्माण के लिए शेपिंग करती है, और उसी अनुसार हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भी होते हैं, और हमारी भावनाएं भी जागृत होती हैं, जिससे कि हम अपने भाषा, जाति, धर्म और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस से अपने को दूर रख सकते हैं। इसमें तमाम तरह की हमारी एजुकेशन के माध्यम से नैतिकता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती है, और हम सभी अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। तो जब समाज विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा। हालांकि हम सभी अभी जमीन पर ही हैं, आसमां की उड़ान अभी बाकी है, और अभी अभी लोगों ने हम सभी का नाम जाना है, अब उस नाम का पहचान बनाना बाकी है। तो हम अपने राष्ट्र को पहचान में लाए। शिक्षा का उद्देश्य सीमित ना हो, कंसाइज ना करे शिक्षा को हम ज्यादा फैलाएं, बल्कि उसे नॉलेज से जोड़ें,
कॉन्साइज कर लेंगे तो केवल हम डिग्री लेंगे, और डिग्री लेंगे तो केवल हमको स्ट्रीम मिलेगी, आर्ट्स स्ट्रीम, सोशल साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ साथ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। स्ट्रीम के साथ साथ जब तक हमको दिशा नहीं मिलेगी तब तक हम मानवतावादी शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सबसे बड़ा अप्रोच हो जाता है, और वहीं से हमारी जो बेसिक एजुकेशन की नींव पड़ती है, और यहीं से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लेक्चर को साधुवाद सर। पुनः पुनः सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सच ही कहा कि हमें अपने देश को के ऊपर गौरव तब नहीं करना चाहिए जब वो पहले से ही गौरवशाली हो चुका है, बल्कि उसको गौरव करने के लिए हमें खुद से प्रयास करना होगा कि हम ये जो तमाम तरह की बुराइयाँ जिनके बारे में सर ने बताया, उन सभी बुराइयों से दूर रह करके अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि एजुकेट, एडिकेट एंड ऑर्गेनाइज, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित होइए और लोगों को संगठित करिए। तो ये संगठित होना का तात्पर्य सिर्फ दलित समाज के संगठित होने से नहीं है, क्योंकि शिक्षा की एक ऐसी अभिव्यक्ति है, या शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी कि जैसा कि सर ने नैतिक चरित्र की बात की, तो ये नैतिकता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, और शिक्षा के माध्यम से हम उससे अवगत होते हैं और उसकी अभिव्यक्ति अपने समाज में करते हैं। यानी कि एक मानव के अंदर मानवता कितनी है, ये इसका परिचय उसकी शिक्षा ही उसे करा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर संगीता जैन मैम से आग्रह करूंगी कि वो आएँ और हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, ये दिया ही आपकी शिक्षा है। 1 घंटे से सभी लोग एकदम शांत होकर के प्रोफेसर आनंद को सुन रहे थे। जितनी बातें उन्होंने कही, जो भी, ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटे से हम सभी अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, जापान से लेके, भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक हमने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया अपने थॉट्स, उनके थॉट्स के माध्यम से। हम समझ गए कौन सी समस्या है राष्ट्र निर्माण में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, या फिर वो भारत हो। राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, ये सब कितने कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। अगर आप इनको डिफ़ाइन करिए तो आप परिभाषा में खो जाएंगे। लेकिन सर ने इतने साधारण सिंपल वर्ड्स में इन सब को हम सबको समझा दिया, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, और राष्ट्र निर्माण में जितनी भी बाधाएं हैं, जाति से लेकर के जेंडर, जाति, लैंग्वेज, भाषा, सभी चीज़ों को लेकर के जितनी बाधाएं हैं, हम इन सब को कैसे पार करके अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और अपनत्व के साथ रह सकते हैं। शिक्षा केवल पढ़ने, डिग्री लेने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की चीज़ नहीं है। शिक्षा जीवन में उतारने की चीज़ है। जब जिसने भी शिक्षा और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अपने जीवन में उतारा, तभी प्रोफेसर आनंद जैसे लोग बने, आज हमारे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ा, उसको उतारा अपने जीवन में। उनके एक एक शब्द में कितनी सत्यता थी, एक एक शब्द में कितने गूढ़ विचार थे, उसके पीछे उनका कितना अनुभव था। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, लेकिन जब हम प्रोफेसर आनंद जैसे स्पीकर्स को सुनते हैं तो पूरी दुनिया का ज्ञान का निचोड़ हमें मिलता है, पूरी दुनिया का। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी छात्रों को आज राष्ट्र निर्माण की परिभाषा समझ में आ गई होगी और उनकी बाधाओं को कितनी आसानी से आप
दूर कर सकते हैं, जितनी आसान शब्दों में सर ने हमें समझाया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। हमारे मैनेजर सर जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, सर को बुलाया, वो तो गागर में सागर भरते हैं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में सब कह देते हैं कि हमें एकलव्य बनाना है पर उसका अंगूठा नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वो एक अच्छे इंसान बने, मानव बने, इस कॉलेज को, इस दुनिया को, इस देश को, सभी को आगे लेकर के जाएं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सत्यगोपाल सर, हमारे प्रिंसिपल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर शब्दों में उसको समराइज़ किया और आप हमारे कॉलेज को हमारे मैनेजर सर के साथ मिल करके नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए पूरे डीएवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉलेज की नींव, जैसा कि इनका नाम है सत्यगोपाल जी, सत्य पर आधारित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद नेहा को, एंड धन्यवाद आप सभी को इतनी तन्मयता से इतनी देर तक यहाँ पे बने रहने के लिए, सुनने के लिए, और कृपया उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। ठीक है, धन्यवाद। तभी शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा होगा। थैंक यू। Okay, Jiauddin, I forgot your name. Jiauddin, thank you for you, and Neha, thank you to you. You have organized this program wonderfully. Thank you to everyone.